नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं, ताकि इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आपकी समझ को बेहतर बनाया जा सके, जिस समझ का प्रयोग आप अपनी परीक्षा में कर सके, अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज की सबसे पहली खबर को देखते हैं। आज की पहली खबर दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी हुई है। ये समाचार में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक आप जानते हैं रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में दुनिया की 10 शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं का नया अपडेट प्रदान किया गया है और नए अपडेट में बताया गया है कि भारत को 2025 में सबसे तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसमें स्थान प्रदान किया गया है। यानी वर्ष 2025 में दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत होगी और भारत वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे संबंधित आंकड़ों को हम देखेंगे कि टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी है। आईएमएफ ने यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की वृद्धि दर में मामूली कमी का भी अनुमान लगाया है। इन अनुमानों को देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में किस प्रकार की बातें कही गई हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यहाँ वर्ष 2025 में जो वृद्धि दर रहने वाली है वो 1.8% रहने वाली है, जो कि पिछले वर्ष से थोड़ा सा धीमी है। इसी प्रकार से यूरोप क्षेत्र की यानी ऐसे यूरोपियन कंट्रीज जो कि यूरो को एक मुद्रा के रूप में, महत्वपूर्ण मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो यूरो क्षेत्र की वृद्धि दर कितने रहने वाली है? 0.8% रहने वाली है। भारत की वृद्धि दर में भी थोड़ी सी गिरावट का अनुमान प्रस्तुत किया गया है और अब इसे 6.2% कर दिया गया है आईएमएफ के द्वारा, और पहले ये बताई गई थी कि ये 6.5% रहेगी। भारत और चीन को छोड़कर अधिकांश जो विकसित देश हैं वहां की वृद्धि में एक धीमापन दिखाई दे रहा है। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की जो वर्तमान जीडीपी बताई गई है अप्रैल 2025 की, उसका वैल्यू बताया गया है 4.39 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर, और वो चौथे स्थान पर है। भारत को वर्ष 2030 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त होने की भी उम्मीद है। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है। विश्वव्यापी आर्थिक आउटलुक की अगर हम बात करें तो वैश्विक वृद्धि दर 0.5% की गिरावट का, वैश्विक वृद्धि दर में जो ग्रोथ रेट है उसमें 0.5% की गिरावट का अनुमान प्रस्तुत किया गया है, जो कि वर्ष 2025 में यानी जो वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर वृद्धि दर रहने वाली है वो 2.8% रहने वाली है। विकसित देशों की वृद्धि दर में कमी का अनुमान प्रस्तुत किया गया है, जबकि जो उभरते बाजार और विकासशील देश हैं उनमें बढ़ोतरी का अनुमान प्रस्तुत किया गया है। अब हम इनके अनुमानों को देख लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका जो साइज है वो 30.34 ट्रिलियन डॉलर बताया गया है। उसी प्रकार से चाइना का जो साइज बताया गया है वो 19.53 ट्रिलियन डॉलर है। जर्मनी का 4.92 ट्रिलियन डॉलर है और चौथे नंबर पर भारत को रखा गया है। भारत का जो साइज है वो जीडीपी यूएस डॉलर के संदर्भ में वो 4.39 ट्रिलियन डॉलर है। जापान का जो साइज है अर्थव्यवस्था का वो 4.27 ट्रिलियन डॉलर है और जापान पांचवें नंबर पर है। छठे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, जिसका साइज 3.73 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद सातवें, आठवें, नौवें और 10वें नंबर पर फ्रांस, इटली, कनाडा और ब्राजील देश हैं। यानी ब्राजील भी 10वें नंबर पर आ गया है और ब्राजील का जो साइज है वो 2.31 ट्रिलियन डॉलर है। ब्राजील का नाम लेना इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि ब्राजील ब्रिक्स देशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राजील भी है, यहाँ पर चाइना भी है, यहाँ पर इंडिया भी है और रशिया भी कोई पीछे नहीं है। रशिया भी इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए संभवतः टॉप 15 में शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े हमने देख लिया कि दुनिया में टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि आईएमएफ के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, इसके बारे में कुछ सामान्य तथ्य जान लेते हैं। आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित की जाती है एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास की भविष्यवाणी करती है। रिपोर्ट आईएमएफ के प्रमुख वैश्विक आर्थिक विश्लेषण को दर्शाती है। रिपोर्ट में आईएमएफ के एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक विश्लेषण को प्रस्तुत किया जाता है जो देशों की जीडीपी वृद्धि दर, महंगाई दर, मुद्रास्फीति यानी महंगाई,
मुद्रास्फीति यानी बढ़ता हुआ किस प्रकार से, वस्तुतः महंगाई दर एक ही और मुद्रास्फीति को एक ही लिखा जाना चाहिए और वित्तीय अस्थिरता जैसे कारकों पर ध्यान रखते हुए तैयार की जाती है इस रिपोर्ट को, जिसको हम जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नाम से। रिपोर्ट में वर्ष 2025 और उसके बाद के वर्षों के लिए वैश्विक विकास की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जिन संभावनाओं की अभी हमने बात की थी। जहां तक आईएमएफ की बात है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, आप जानते हैं, जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद की गई थी। वर्तमान में 190 से अधिक देशों के साथ मिलकर के काम करता है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, विश्वव्यापी व्यापार को बढ़ावा देना। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। आईएमएफ वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुद्रा संबंधी नीति, वित्तीय सलाह और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। अगली खबर हमारी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर से जुड़ी हुई है। ये समाचार में इसलिए है क्योंकि कंपनियों द्वारा सीएसआर खर्च में पिछले वित्तीय वर्ष में 16% की वृद्धि हुई और ये जो खर्च है वो 17,967 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये हमें सरकार की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त होता है ये आंकड़ा। हैदराबाद में 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर के तहत कंपनियों ने सामाजिक कार्यों के लिए अपने योगदान को बढ़ा दिया है। सीएसआर कानून वर्ष 2014 में जो लागू हुआ था, इसके तहत कंपनियों को अपने नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने की आवश्यकता को इसमें तय किया गया था, अनिवार्यता को तय किया गया था। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनियों ने इस साल सबसे अधिक सीएसआर खर्च किया है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च किया है। जहां तक हम कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं, तो ये एक स्वनियामक सेल्फ रेगुलेटेड व्यापार मॉडल है जो कंपनियों को अपने आप सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनने में मदद करता है। सीएसआर का कार्यक्रमों, परोपकारी गतिविधियों और स्वयंसेवी प्रयासों के माध्यम से कंपनियां समाज को लाभ पहुंचाने के साथ साथ अपनी ब्रांड वैल्यू को भी बढ़ा सकती हैं। इसे सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है, जिससे कंपनियां पर्यावरणीय, नैतिक और अन्य सामाजिक उद्देश्यों के लिए काम करती है। अगर हम सीएसआर के प्रकारों की बात करें तो इसके 4 मुख्य प्रकार होते हैं। एक तो पर्यावरणीय जिम्मेदारी होती है। अलग अलग पर्यावरण को बेहतर बनाने के अंतर्गत जितनी भी नवीकरणीय परियोजनाएं हैं, उसमें भी सीएसआर फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे वो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित परियोजना हो, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित परियोजना हो, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने से संबंधित परियोजनाएं हो। इस तरह की परियोजनाओं में अगर सीएसआर का इस्तेमाल होता है तो उसको हम पर्यावरणीय जिम्मेदारी के रूप में परिभाषित करते हैं। दूसरा है नैतिक जिम्मेदारी। कंपनियां अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और निवेशकों के साथ साथ निष्पक्ष और ईमानदार व्यवहार करती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर सभी ग्राहकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, पारदर्शिता के साथ व्यवहार हो और न्याय संगत वेतन और लाभ प्रदान किया जाए तो इसको कंपनियों की नैतिक जिम्मेदारी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसी प्रकार से कंपनियां समाज के लिए योगदान देती हैं, जैसे दान दे सकती हैं, चैरिटी कार्यक्रम के लिए चैरिटी कार्यक्रमों को प्रायोजित कर सकती हैं, स्पॉन्सर्ड कर सकती हैं या कर्मचारियों को समाज सेवा करने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकती हैं। इसको उनकी परोपकारी जिम्मेदारी माना जाता है। अगर हम आर्थिक जिम्मेदारी की बात करें तो कंपनियां अपने पर्यावरणीय, नैतिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए वित्तीय निवेश करती हैं, जैसे पर्यावरणीय अनुसंधान, विविधता और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना। इसको हम आर्थिक जिम्मेदारी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इनमें कोई बहुत ज्यादा आपको अतिक्रमण भी देखने को मिलेगा इन जिम्मेदारियों में। सामान्यतः इस तरह से परिभाषा कर दी जाती है, ऐसी कोई एक्यूरेट परिभाषा नहीं है, लेकिन सामान्यतः इसका एक कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है। सीएसआर पर कंपनी अधिनियम को भी जान लेते हैं। कंपनी अधिनियम वर्ष 2013 का। तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनियों को अपनी औसत नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना पड़ता है, सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च करना पड़ता है। कंपनियों का किनको खर्च करना पड़ता है? ऐसी कंपनियों को जिनका नेट वर्थ 500 करोड़ रुपए या अधिक हो चुका हो या जिनका राजस्व 1000 करोड़ रुपए या अधिक हो चुका हो। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए या अधिक होने पर सीएसआर खर्च करना अनिवार्य हो जाता है। यदि कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो वह अवशिष्ट बचे हुए सीएसआर धन को अवशिष्ट सीएसआर खाता में स्थानांतरित कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, जिसका खर्च भविष्य में किया जा सकता है। सीएसआर खर्च के लिए सरकारी आंकड़े के अनुसार इस साल कंपनियों ने 17,967 रुपए खर्च किए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। पिछले वर्ष 15,524 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।
राशि का अधिकांश हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में खर्च हुआ है। अगला जो हमारा टॉपिक है ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से जुड़ा हुआ है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, आईपीपी। आपने नाम सुना होगा, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का आईआईपी 4% पर स्थिर रहा, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है। मंदी के प्रमुख कारण क्या रहे इस क्षेत्र में? एक कारण था वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं। आप जानते हैं विश्व के स्तर पर कई प्रकार की अनिश्चितताएं हैं, कई प्रकार के संघर्ष छिड़े हुए हैं, चाहे वो वर्ष 2022 में, फरवरी 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध हो, या मध्य पूर्व में इजराइल लेबनान, इजराइल गाजा, या इजराइल हमास संघर्ष हो, या इस संघर्ष में अन्य देशों का शामिल होना रहा हो, चाहे वो यमन हो, और ईरान को लेकर के भी जिस प्रकार का संकट चल रहा है। हाल ही में ट्रेड वॉर की स्थिति भी आपको देखने को मिली है, और इस ट्रेड वॉर की स्थिति के कारण एक वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का वातावरण है। तो ये इन सभी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने भूमिका निभाई है आईआईपी के 4% स्थिर रहने पर। इसी प्रकार से कमजोर वस्त्र निर्यात वृद्धि भी इसका कारक रही है। अपेक्षाकृत कम उपभोग मांग एक महत्वपूर्ण कारक है, और एक है प्राइवेट पूंजीगत व्यय में गिरावट, यानी जो हमारा निजी पूंजीगत व्यय है उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है, और इसका प्रभाव उत्पादन स्तर पर पड़ता है। मार्च 2025 में आईआईपी में मामूली वृद्धि 3% देखी गई, जो मुख्यतः बिजली उत्पादन में वृद्धि के कारण थी। आप जानते हैं कि मार्च 2025 में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी, गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी, और उसके कारण उसका उत्पादन भी बढ़ा, और इसी उत्पादन के कारण आईआईपी में हमें मामूली वृद्धि देखने को मिली। और आईआईपी के 8 कोर सेक्टरों में बिजली भी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। वित्तीय वर्ष 2025 में वस्त्र निर्यात में स्थिरता विशेष रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमईज क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है, जो लगभग 45.8% निर्यात में योगदान करता है। अगर हम औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में जानें तो विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को आईआईपी मापता है। सूचकांक भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है, और इसका आधार वर्ष क्या है आईआईपी का? वर्ष 2011-12 है। सूचकांक सरकार को, भारतीय रिजर्व बैंक को और अन्य नीति निर्माता जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा आर्थिक निर्णय और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है। महत्व यही है इसका कि औद्योगिक उत्पादन में वास्तविक वृद्धि और गिरावट को मापता है, आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है, सरकार को नीति निर्धारण में मदद करता है, चाहे वो मौद्रिक नीति हो चाहे राजकोषीय नीति हो। आईआईपी का प्रयोग सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही और अग्रिम अनुमान तैयार करने के अंतर्गत भी किया जा सकता है, और इसके प्रदर्शन का विश्लेषण करने में, यानी सूचकांक जो है वो उद्योगों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने में मदद करता है, जिससे निवेशकों को और नीति निर्माताओं को निर्णय लेने में, बेहतर निर्णय लेने में एक सूचित रूप से उनको इन्फॉर्म किया जा सकता है। 8 प्रमुख कोर सेक्टर होते हैं। कोर सेक्टर कौन कौन से होते हैं आईआईपी के? एक होता है, अभी आपको बताया था कौन सा महत्वपूर्ण सेक्टर होता है, सबसे बड़ा सेक्टर है इसका पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, जिसकी हिस्सेदारी इसमें लगभग 28% के बराबर होती है। इसके अलावा कई सेक्टर्स महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, बिजली सेक्टर बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, हिस्सेदारी लगभग 20% के आसपास है। इसके अलावा स्टील सेक्टर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 18% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा कोल सेक्टर की लगभग 10% की हिस्सेदारी है, और क्रूड ऑयल की जो कच्चे तेल की भूमिका है वो 8.98 यानी लगभग 9% की इसके अंतर्गत भागीदारी है। नेचुरल गैस की लगभग 7% की भागीदारी है, 2.67% की भागीदारी फर्टिलाइजर उर्वरक क्षेत्र की है, और सीमेंट की 5.37% है। तो ये 8 कोर सेक्टर हैं। 8 कोर सेक्टर कौन से हुए? इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, क्रूड ऑयल, कोयला। तो ये 8 सेक्टर होते हैं जो कि इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। एक और खबर लगातार चर्चा में थी जिसको हम मरीन फिशरीज गणना के नाम से जानते हैं, यानी जो समुद्री, आप कह सकते हैं समुद्री मत्स्य गणना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसका निर्णय लिया गया है 5वीं मरीन यानी समुद्री फिशरीज यानी मत्स्य गणना की जाएगी। इसको जनगणना नहीं कहना चाहिए, इसको गणना कहना चाहिए, सेंसस है ये, इनकी संख्या का पता लगाया जाएगा।
अलग अलग स्तरों पर कि कौन सा जो मछुआरा समुदाय है उसके अलग अलग तरह के आंकड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2025 को 5वीं मरीन फिशरीज गणना शुरू की और 1.2 मिलियन यानी लगभग 12 लाख मछुआरे परिवारों को ये गणना कवर करेगी और इसमें अलग अलग प्रकार के आंकड़ों को शामिल किया जाएगा। इस जनगणना के अंतर्गत जनगणना, क्योंकि इसमें मछुआरा समुदाय को भी शामिल किया गया है, तो केवल आप इसको जनगणना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हमने पहले आपको ये बता दिया था कि इसको गणना कहिए, तो एक सेंसस के रूप में इसको आप जनगणना कह सकते हैं। पूरी तरह से डिजिटल स्तर पर यह गणना की जाएगी और इसमें व्यास नाव नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। और व्यास की फुल फॉर्म क्या है? विलेज जेटी अप्रेजल नेविगेटर। नेविगेटर यहां से बना है और अप्रेजल यहां से बना है और व्यास विलेज जेटी यहां से बना है, जेटी का वाई लिया गया है। तो विलेज जेटी अप्रेजल नेविगेटर को आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें मछुआरा परिवारों, मछली पकड़ने के उपकरण, मछली उतारने के केंद्रों और संबंधित बुनियादी ढांचे की जानकारी एकत्रित की जाएगी। यानी मछुआरा परिवारों की भी जानकारी हासिल की जाएगी और दूसरी तरह की गणनाएं भी की जाएगी। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये मिश्रण है जनगणना का और गणना का, क्योंकि जहां तक जनगणना शब्द का इस्तेमाल होता है वो एक व्यक्तियों की संख्या पता करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, और अगर हम किसी अन्य प्रकार की आबादी या किसी अन्य प्रकार की संख्या को जानने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए सामान्यतः गणना शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मछुआरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानना और उनके वैकल्पिक आजीविका विकल्पों की जानकारी प्राप्त करना। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 28 अप्रैल को आयोजित तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में गणना की शुरुआत की और एप्लीकेशन लॉन्च किया। कौन सा एप्लीकेशन? व्यास नाव, जिसकी अभी हमने बात की थी। पिछली ऐसी गणना जो सेंसस की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? वर्ष 2016 में की गई थी, जिसके अनुसार भारत के 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3,477 मछली पकड़ने वाले गांव थे। जलीय कृषि इंश्योरेंस, इस पूरे जो ये कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर एक और योजना की घोषणा हुई जिसको हम एक्वा इंश्योरेंस प्रोग्राम के नाम से संबोधित कर रहे हैं। यानी जलीय कृषि इंश्योरेंस योजना का शुभारंभ भी किया गया और इस योजना का शुभारंभ किसके तहत किया गया? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत पहली बार एक्वा इंश्योरेंस योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मछुआरों को प्राकृतिक आपदाओं और रोगों से होने वाले नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। लाभार्थी केवल प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए बुनियादी बीमा या प्राकृतिक आपदाओं और रोगों दोनों के लिए व्यापक बीमा में से चयन कर सकते हैं और बीमा कवर केवल एक फसल चक्र के लिए होगा। तो ये जो एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था जिसको व्यास नाव के नाम से जानते हैं, वहीं पर एक महत्वपूर्ण योजना का भी शुभारंभ किया गया जिसको हम जलीय कृषि इंश्योरेंस योजना के नाम से जानते हैं। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा। प्रश्न है पहला, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आपके सामने ऑप्शन है विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी सीएसआर के तहत कंपनियों को अपने औसत शुद्ध लाभ का कितने प्रतिशत राशि सामाजिक कल्याण कार्यों में खर्च करना अनिवार्य है? आपके सामने ऑप्शन है 1%, 2%, 3% या 5%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर भारत के 8 कोर सेक्टर्स में शामिल नहीं है? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस या दवाइयां। और अगला प्रश्न है, व्यास नाव ऐप का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मत्स्य जनगणना के लिए डेटा संग्रहण और सत्यापन, ऑप्शन बी है मछली पकड़ने के लिए मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन सी है मछुआरों को प्रशिक्षण देने के लिए और ऑप्शन डी है मछली बाजारों की कीमतों की निगरानी रखने के लिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।